हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आयस में आपका स्वागत है। सो दिस इज अ क्लास ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के अंदर हम ये लेक्चर नंबर 81 यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर द प्रीलिम्स 2025। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इन क्लासेस को देख रहे हैं उनको मजा आ रहा होगा। क्लासेस के अंदर बहुत ही मस्ती के साथ हम इन क्लासेस को पढ़ रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप समझिए कि ऐसे में समझिएगा कि 80 लेक्चर्स हो गए साहब, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, मर जाएंगे अब तो, इनको तो कैसे करेंगे, इससे बढ़िया करते ही नहीं है। राइट, ये एटीट्यूड मत रखिएगा। एक दिन के अंदर आप 3 से 4 लेक्चर आराम से इसके अंदर कर सकते हैं। इतने छोटे छोटे और इतने मस्त लेक्चर्स हमने इसके अंदर बनाए हैं, और इसी के साथ साथ कुछ ट्रिक्स और टिप्स के द्वारा आपको याद भी करवा दिया जाएगा इसके अंदर ही, क्लास के अंदर ही। राइट, तो चलिए हम पहला टॉपिक अपना पढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स इज समथिंग दैट इंडिकेट समथिंग। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो ये इंडेक्स क्या शो कर रहा है कि इन्फ्लेशन कितना है, ज्यादा है कि कम है, इस तरह से जो कि कुछ इंडिकेट करता है, दैट इज नोन एज इंडेक्स। अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है वो भी क्या करेगा, वो ये इंडिकेट करेगा कि वर्ल्ड के अंदर कितनी टेररिज्म फैल रहा है, और कौन सी कंट्री के अंदर ज्यादा फैल रहा है, कौन सी कंट्री के अंदर कम फैल रहा है। और इसी के लिए क्या करा जाता है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यहां पर निकाला जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप खुद सोच कर देखो भाई साहब, किसी कंट्री के अंदर टेररिज्म फैल रहा है नहीं फैल रहा है, उससे कैसे पता चलेगा? 2-3 पैरामीटर है जिससे पता चलेगा। बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज पब्लिश बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो भाई, कभी भी बम फटेगा तो क्या होगा, बिल्डिंग बिल्डिंग गिर जाएगी, है ना, या फिर लोग मर जाएंगे। राइट, तो पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी, शांति नहीं बनेगी, और इकोनॉमिक्स जो होगी वो खराब हो जाएगी। बिल्डिंग बिल्डिंग गिर गई, इकोनॉमिक्स खराब हो गई। राइट, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ग्लोबल टेररिज्म, टेररिज्म से दो चीज हो सकती है, इकोनॉमिक्स या फिर पीस, ये दोनों बर्बाद हो सकती है। तो यहाँ पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पब्लिश बाय द इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, तो ये क्या करता है इंडेक्स, एक तरह से कॉम्प्रेहेंसिव समरी ऑफ द की ग्लोबल ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन द टेररिज्म। टेररिज्म का किस तरह का पैटर्न चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कितने ज्यादा लोग मर रहे हैं कि कम लोग मर रहे हैं पहले कंपैरिजन में, इस तरह से देखा जाता है। अभी 2024 में इंडेक्स यहाँ पर क्या करा, रिलीज करा गया, जिसके अंदर 2023 का डेटा हमको यहाँ पर मिल रहा है। राइट, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस न्यू ट्रेंड्स। बट बिफोर दैट हमको ये समझना होगा कि किसी भी कंट्री के अंदर टेररिज्म बढ़ रहा है घट रहा है, ये अपन कैसे पता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो सर आप ऐसा करो, गिन लो कि इस कंट्री के अंदर कितने नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक कितना हुआ है। किस कंट्री के अंदर ज्यादा हुआ है ये पता चल जाएगा अपन को, नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक। दूसरा ये, किन टेररिस्ट अटैक से कितने लोग मर गए, डेड कितने हो गए, मतलब फर्टिलिटीज कितनी है, कितने लोग इंजर्ड हो गए, ये तो लोगों की बात हो गई, और कितनी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ। इन सबको अगर हम मेजर कर लें तो फिर हम टेररिज्म के बारे में समझ पाएंगे, किस कंट्री के अंदर ज्यादा टेररिज्म है, किस कंट्री के अंदर कम टेररिज्म है, या फिर लास्ट साल के कंपैरिजन में, 2022 के कंपैरिजन में 2023 में टेररिज्म ज्यादा है कि कम है। अगर इन पैरामीटर्स को, ये पैरामीटर्स हमको पता लग जाए, आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या होता है, जो मैंने आपको बताया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये क्या करता है, 163 कंट्रीज के अंदर जाता है और इन्हीं पैरामीटर्स पे यहाँ पर मेजर करने की कोशिश करता है, किसको, एक तरह से टेररिज्म को मेजर करने की कोशिश करता है। राइट, तो अभी हम देखते हैं क्या इसके अंदर वर्ल्ड के अंदर ट्रेंड चल रहा है टेररिज्म का, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये इसके अंदर से, इसकी वेबसाइट पे से मैंने ये लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, देखो कि टेररिज्म एज कंपेयर टू 2022, अगर ग्लोबल टेररिज्म की बात करें, ठीक है, तो 2023 में 2022 के कंपैरिजन में कितना टेररिज्म बढ़ा है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ इंसिडेंट है ना, नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक जो है वो तो कम हुए हैं साहब, क्योंकि 2022 में 4321 इंसिडेंट्स हुए थे, और 2023 के अंदर सिर्फ 3350 इंसिडेंट हुए। क्या बात है सर, टेररिज्म तो कम हुआ है सर, इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, टेररिज्म सिर्फ नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक से नहीं काउंट होगा। इसके बाद ये देखेंगे फर्टिलिटीज कितनी हुई। देखो, पहले जो डेथ होती थी ना वो कम हुई है डेथ, ठीक है पहले। अब जो डेथ हुई है 2023 में, नंबर ऑफ इंसिडेंट तो कम हुए पर डेथ जो है वो ज्यादा हो गई। राइट, तो देखो 22 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 22% राइज हुई है डेथ का अंदर। ठीक है, मतलब टेररिस्ट अटैक तो कम हो रहे हैं पर जो हो रहे हैं ना बड़े धमाकेदार हो रहे हैं, जो हो रहे हैं ना बड़े डेडली हो रहे हैं। तो देखो, पहले जो लोग मरते थे एक टेररिस्ट अटैक में वो 1.6 लोग मरते थे, अब जो लोग मर रहे हैं वो 2.5 लोग मर रहे हैं, मतलब ऑन एन एवरेज
हर टेररिस्ट अटैक के अंदर 2.5 लोग यहाँ पर मर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब लास्ट जब से इंडेक्स निकला है, ठीक है, कुछ साल से, लास्ट के कुछ सालों से अफगानिस्तान इसमें टॉप कर रहा था। अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट्स में आए जाते हैं, फर्टिलिटीज प्लस इंजरीज प्लस प्रॉपर्टी, उनको मिला के सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में था। पर इस बार अफगानिस्तान ने टॉप नहीं करा। इस बार अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है दैट इज नोन एज बुर्किनो फासो, ठीक है, बिकम द कंट्री विद द हाईएस्ट इंपैक्ट फ्रॉम द टेररिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। और पहले क्या था, पहले अफगानिस्तान वाज देयर, पर अफगानिस्तान ने अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करा है और कंट्रीज जो है उससे ऊपर होने लग गई, राइट। तो अब हमको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या देखो ग्लोबल टेररिज्म के अंदर इंसिडेंट्स के अंदर ज्यादा हुआ ही क्या, इंसिडेंट्स ज्यादा हुए हैं क्या? नहीं, इंसिडेंट्स ज्यादा नहीं हुए, पर डेथ ज्यादा हुई है। मतलब डेडलीनेस और लीथेलिटी ऑफ टेररिस्ट अटैक इंक्रीज, पहले 2.5 होता था, अब 1.6 है। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ अटैक, बुर्किनो फासी जो है दैट इज मोस्ट इंपैक्टेड कंट्री। और अफगानिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ है। अफगानिस्तान साइन 81% डिक्रीज इन द टेररिज्म डेथ। तो पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो 81% टेररिज्म डेथ कम हुई है इसके अंदर, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019 के बाद अफगानिस्तान ही हमेशा टेररिज्म पे टॉप रहता था। अब ये मोस्ट इंपैक्टेड कंट्री, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर मोस्ट इंपैक्टेड कंट्री बुर्किनो फासो, इस तरह से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, देखिए। ओवर 90% ऑफ टेररिस्ट अटैक एंड 98% ऑफ टेररिज्म रिलेटेड डेथ इन 2023 अकर्ड इन द कन्फ्लिक्टेड जोन, जो कि बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड जोन्स हैं उनके अंदर यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, राइट। वेस्ट अफ्रीका हैज इमर्ज एज ए ग्लोबल टेररिज्म हॉटस्पॉट, एक तरह से नया एक टेररिज्म हॉटस्पॉट बना है वेस्ट अफ्रीका, पर्टिकुलरली फॉलोइंग द विड्रॉ ऑफ द वेस्टर्न मिलिट्री फोर्सेस। जो वेस्टर्न मिलिट्री फोर्सेस के अंदर थी उनका विड्रॉ कर लिया गया है। तो अब यहाँ पर टेररिज्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है। नोटेबल इंक्रीज, इसराइल एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स, राइजिंग 24, पहले 2022 के अंदर 24 थी, अब इसके अंदर 1210 डेथ्स यहाँ पर हो चुकी। तो आप यहाँ पर देखो बुर्किनो फासो, ठीक है, तो यहाँ पर आप याद कर सकते हो, यहाँ पे फांसी दे दी जाती है, वहां पे टेररिज्म सबसे ज्यादा है भाई, इसी तरह से याद करना पड़ेगा ना। इंडिया का अगर हम नंबर देखिए तो दैट इज 14th नंबर। इंडिया के अंदर अगर हम देखें 14th नंबर ऑफ इंडिया के स्कोर 6.32 है, राइट। और इंडिया का पहले जो था, ठीक है, उससे अगर हम देखें तो एक रैंक कम है, राइट। पहले 13th नंबर था, अब हमारा 14th नंबर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आप देखो कि ये आपको इंडिया के रेस्पेक्ट में भी इसके अंदर याद रखना है, अभी मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में पूरा आपको इसके अंदर बताता हूँ। तो देखो, द कंट्रीज टेररिज्म इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024, ठीक है, इंडिया इज रैंक्ड 14th, रिफ्लेक्टिंग ए स्लाइट इंप्रूवमेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। पहले हम 13 थे, अब हम क्या हो गए, अब हम 14 के ऊपर आ गए, राइट। द कंट्रीज टेररिज्म इंडेक्स, कंट्री का टेररिज्म इंडेक्स देखिए, इसको डिक्रीज टू 6.32 पॉइंट्स इन 2023, जो पहले 7.18 स्कोर हमारा इसके अंदर आता था। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म जो है ना वो कम हुआ, राइट। अब हम देखिए इन कंट्रीज को, साउथ एशिया इज द हाईएस्ट रीजनल एवरेज इंपैक्ट फ्रॉम द टेररिज्म, ऑल्दो इट इम्प्रूव्ड ओवर द पास्ट ईयर। पास्ट ईयर में बहुत सारी कंट्रीज जो है इसके अंदर इंप्रूव हुई हैं, राइट। तो जैसे इंडिया इंप्रूव हुई है, अफगानिस्तान इंप्रूव हुई है, बांग्लादेश इंप्रूव हुई है, भूटान इंप्रूव हुई है, पर पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन कंट्रीज के अंदर ज्यादा इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, टेररिस्ट के, टेररिज्म के ज्यादा इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में सारी बातें हमने कर ली। हमने इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस के बारे में आपको बताया था किस तरह से इसको याद रखना है। अब आइए दो तीन लाइनें इसके बारे में पढ़ ले कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस है क्या। इट इज वर्ल्ड्स लीडिंग थिंक टैंक, हेडक्वार्टर इन द सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या है, तो एक थिंक टैंक है, सिडनी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इट इज डेडिकेटेड फॉर टू डेवलपिंग मैट्रिक्स टू एनालाइज पीस एंड क्वांटिफाई इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। और ये ग्लोबल पीस इंडेक्स भी ये रिलीज करता है, जैसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स करता है वैसे ही ग्लोबल पीस इंडेक्स भी ये रिलीज करता है, राइट। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज कवर्ड। ठीक है, आइए हम सेकंड टॉपिक के ऊपर शिफ्ट करते हैं, दैट इज मानस रिवर। मानस रिवर क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। अब मानस रिवर न्यूज के अंदर थी, अब इस रिवर के बारे में सारी इसकी हम समझते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ को जाती है, कहाँ से आती है, ये सब चीजें हम समझते हैं। तो मानस रिवर जो है ना, मानस, वो भूटान के अंदर से स्टार्ट होती है, भूटान, ठीक है। भूटान के अंदर से ये मानस रिवर निकलती है, राइट। भूटान के अंदर जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं उसके अंदर से ये मानस रिवर निकलती है, ठीक है।
और भूटान के अंदर इस मानस रिवर का अलग नाम है, इसका नाम है ड्रैंगमी, ड्रैंगमीचू। ठीक है, ये आप उनको याद रखना है, ड्रैंगमीचू, राइट, ये नाम है भूटान के अंदर। ठीक है, और भूटान के अंदर से फिर ये इंडिया की तरफ आती है, साउथ के अंदर इंडिया की तरफ आती है, और वहां पर इसका नाम बनता है कि भाई तू तो बहुत अच्छी है मन की, तो तेरे को तो मानस हम बोलेंगे। तो भूटान से निकल कर आ रही है, मतलब चट्टान भूटान से निकल कर आ रही है कोई मानस रिवर इस तरह से, और वहां पे ड्रैंगमीचू उसको बोला जाता था, और भारत के अंदर इसको मानस बोला जा रहा है, राइट। तो देखो, रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालयन ग्लेशियर्स ऑफ नॉर्दर्न भूटान, वेयर इट इज नोन एज ड्रैंगमीचू। ठीक है, इट फ्लोज साउथवर्ड इनटू द इंडिया, एंटरिंग आसाम, वेयर इट इज कॉल्ड द मानस रिवर। आसाम के अंदर इसको मानस रिवर यहाँ पर बोला जाता है। इसके बाद मानस रिवर का मन थोड़ा सा अशांत है, तो वो आगे जलकर ब्रह्मपुत्रा के साथ मिल जाती है, और फिर बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। ठीक है, ये मानस रिवर की पूरी एक तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी ट्रेजेक्टरी अपन ने इसके अंदर बता दी है। तो यहाँ पर देखो, मानस रिवर एक तरह से भूटान के अंदर से निकल रही है। ठीक है, भूटान के अंदर से निकलकर फिर आसाम में आएगी भारत के अंदर, और आसाम के अंदर इसको मानस बोलेंगे, भूटान के अंदर ड्रैंगमीचू बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर से ज्वाइन कर जाएगी, और फिर आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल के अंदर कूदी मार लेगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो कि मानस रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा से इस तरह से ज्वाइन हो रही है। ठीक है, और आसाम के अंदर, भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ आसाम के अंदर ये रहती है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये आप इसके अंदर समझ सकते हैं। अब देखो, ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में हम डिफरेंट मतलब उसके अंदर समझ लेंगे, पर इसकी ये सारी ट्रिब्यूटरीज आपको याद करनी है ब्रह्मपुत्रा की। और ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज बहुत बार क्वेश्चन इसके अंदर पूछे हैं, कुछ ट्रिक्स बनाकर मैं आपको इसको याद करवा दूंगा, राइट। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत न्यूज के अंदर रहती है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी ये योजना थी। अच्छा, ये ध्यान रखना है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो भी योजना है ना, वो सारी योजनाएं, वो सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, सारी स्कीम्स को आपको पढ़ना होगा, राइट। अब कैसे पढ़ोगे, हम आपके लिए प्लान तो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बजट का तो हमने पूरा प्रिपेयर कर लिया, बजट की तो बस अब क्लास लेनी है। कल या फिर परसों आपकी बजट की क्लास होगी 2025 की, फॉर द प्रीलिम्स 2025। ठीक है, कल या फिर परसों, राइट। तो सभी बच्चे उसको देखिएगा। अब हम वापस से यूट्यूब पर एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि अभी थोड़े फ्री हुए हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें हम देने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, राइट। पर अभी कुछ वादा नहीं कर रहे, हाँ बजट का वादा कर रहे हैं, बजट का कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं उससे बेस्ट एनालिसिस हम यहाँ पर आपको देंगे। और प्रीलिम्स 2025 में से इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत रिसर्च करके हमने इसके अंदर चीजें ढूंढ ली हैं, राइट। चलो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम, ग्राम का मतलब क्या होता है, विलेज। तो सबसे पहले तो ये समझ लो ऐसा आप कि विलेज के लिए है। ठीक है, सड़क योजना है तो मतलब सड़क बनानी है। ठीक है, पर सड़क हर जगह नहीं बनानी कि जहां जहां गांव दिखा वहीं सड़क बना दे। अनहैबिटेड जोन के अंदर सड़क बनानी, अनहैबिटेड जोन। तो पहले तो ये समझ लो कि ग्राम सड़क योजना के अंदर सड़क बनती कहाँ है। तो यहां पर मान लो एक हैबिटेशन है, ठीक है, इसके अंदर मान लो, इसके अंदर सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि 500 से ज्यादा लोग रह रहे हो। अगर 500 से ज्यादा कम लोग रह रहे हैं तो फिर काहे को सड़क बनानी है भाई। 500 से ज्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर इसके अंदर हम जाएंगे, ठीक है, अनहैबिटेड जोन क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अनहैबिटेड जोन, और सॉरी अनहैबिटेड बोल रहा हूँ, अनकनेक्टेड जोन। ठीक है, अनकनेक्टेड जोन, ठीक है, या फिर अनकनेक्टेड हैबिटेट। ठीक है, अनकनेक्टेड हैबिटेट, हैबिटेशन। ठीक है, ये क्या होता है ये ध्यान से सुनना। देखो भैया, यहाँ पर मान लो एक हैबिटेशन है जिसके अंदर 500 प्लस लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कंडीशन इसको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर मान लो 400 लोग पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं इसके अंदर, तो उसको हम नहीं मानेंगे, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नहीं आएगी। फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ से अगर हम चले, ठीक है, और यहाँ से अगर हम आगे चले, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर तक चले, तो 500 मीटर तक कहीं कोई ऑल वेदर रोड तो नहीं है। अगर कोई ऑल वेदर रोड हुई, मान लो यहाँ पे रोड है, तो फिर तो रोड बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहला तो ये है कि 500 प्लस लोग होने चाहिए, और दूसरा क्या है, दूसरा 500 मीटर तक कोई रोड नहीं होनी चाहिए। ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कंडीशन। किसके लिए, प्लेन एरियाज के लिए, प्लेन एरियाज के लिए। अब हिली एरियाज जो होंगे उसके अंदर तो वैसे ही लोग कम रहते हैं। तो यहाँ पे हिली एरियाज के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिली एरियाज के अंदर ये थोड़ा डेटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 500 की जगह 200 लोग हो जाएंगे, 250 लोग।
ठीक है, 250 प्लस, क्योंकि हिल एरियाज में कम लोग रहते हैं। तो अगर 250 से ज्यादा लोग रह रहे हैं तो दैट विल बी द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क बन सकती है। दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं है। अगर 1.5 किलोमीटर तक रोड नहीं है तो यहाँ पर फिर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रोड बना देंगे। ठीक है, तो प्लेन एरिया और हिली एरिया दोनों के अंदर इस तरह से अनकनेक्टेड हैबिटेशन को डिफाइन करा गया है इसके अंदर, राइट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बाय द वे ऑफ ऑल वेदर रोड, ठीक है, विच इज ऑपरेबल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, टू द एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशन। अनकनेक्टेड हैबिटेशन का मतलब समझ गए ना, रूरल एरियाज के अंदर क्या है, 500% से ज्यादा होने चाहिए प्लेन एरियाज के अंदर, और यहाँ पे देखो 250% से ज्यादा होने चाहिए किसके अंदर, हिली स्टेट्स के अंदर। हिली स्टेट्स ये वाले स्टेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, हिली स्टेट्स के साथ अगर ट्राइबल स्टेट्स हैं, ट्राइबल के अंदर भी लोग जो है ना, ट्राइबल जो शेड्यूल 5 के अंदर ट्राइबल एरियाज हैं उसके अंदर भी लोग बहुत कम रहते हैं, तो उसके लिए भी ये वाला 250% एंड अबोव वाला क्राइटेरिया यहाँ पे वैलिड रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हिल स्टेट्स जो कि यहाँ पर मैंने दे रखा है, डेजर्ट एरिया और ट्राइबल एरिया, इन तीन एरियाज के अंदर अगर मान लीजिए रोड बनानी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर, तो हमको ये देखना पड़ेगा 250 से ज्यादा लोग जहाँ रहते हैं वहीं पर रोड बनाएंगे। ठीक है। अब ये क्या है, अनकनेक्टेड है। अनकनेक्टेड का मतलब क्या है कि एटलीस्ट 500 मीटर अवे फ्रॉम ए रोड दैट कैन बी यूज्ड इन ऑल वेदर रोड, राइट। अनकनेक्टेड उसको बोला जाएगा जहां पर 500 मीटर तक कोई रोड नहीं है। ठीक है, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इन हिली एरियाज इसको अपन 1.5 किलोमीटर बोलते हैं बिकॉज रोड्स आर हार्डर टू बिल्ड इन द माउंटेन्स। ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर तक अगर कोई रोड नहीं है तो हिली एरियाज के अंदर उसको अनकनेक्टेड हैबिटाट हम बोलेंगे, राइट, हैबिटेशन हम बोलेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर अगर मान लो सड़क बनानी है तो सबसे पहले तो ये ग्राम होना चाहिए भाई, विलेज होना चाहिए। और विलेज होना चाहिए जिसके अंदर पॉपुलेशन कितनी हो, 500 फॉर द प्लेन एरियाज एंड 250 फॉर द हिली एरियाज, ट्राइबल एरियाज और डेजर्ट एरियाज। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है दैट शुड बी अनकनेक्टेड हैबिटेशन। अनकनेक्टेड हैबिटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर गए हम, ये प्लेन एरिया है, ये हिली ट्राइबल और अगर आप देखेंगे हिली ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, और डेजर्ट एरिया, राइट। हम यहाँ पर देखेंगे अनकनेक्टेड हैबिटाट के अंदर 500 मीटर तक कोई रोड नहीं है, यहाँ पे 1.5 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं है, राइट। तो इसके अंतर्गत ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर क्या होगा, एक तरह से यहाँ पर रोड्स बनेंगे अगर ये दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं तो, राइट। तो देखो, विल परमिट द अपग्रेडेशन। अच्छा, जो रोड्स पहले से बनी हुई है उनको अपग्रेड करने की भी बात यहाँ पे करी जा रही है, ऑफ एग्जिस्टिंग रोड इन दोज डिस्ट्रिक्ट वेयर ऑल द एलिजिबल हैबिटेशन, ठीक है, ऑफ द डेजिग्नेटेड पॉपुलेशन साइज हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी। जहाँ पे ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी है ना, ठीक है, जो कि आपने बताया, जो पूरा पूरा क्राइटेरिया आपने देखा 500 एंड 250, वहां पर अगर रोड बनी हुई है तो उनको अपग्रेड करने का काम भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसके अंदर करेंगे। ठीक है, अब पैसा कहाँ से आएगा साहब, पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा जो होगा दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 60% विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इन द केस ऑफ सेकंड कैटेगरी जो मैंने आपको हिली स्टेट्स और ये सब चीजें बताई थी, ठीक है, उसके अंदर 90% विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इस तरह से ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पर इसके अंदर बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो द फंडिंग पैटर्न, 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज बियर्ड, ठीक है, अंडर द स्कीम नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिमालयन स्टेट्स वेयर, फॉर अदर स्टेट यूनियन गवर्नमेंट बियर 60% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 चल चुका है, फेज 2 भी चल चुका है, अभी फेज 3 इसके अंदर चल रहा है। ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दे रखा था, जिसकी मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दिया है, राइट। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द रेलवेज। रेलवेज के ऊपर अभी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी है, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, तो उन रिकमेंडेशंस को हमको समझ में आना चाहिए कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशंस है रेलवेज के ऊपर। देखो भाई, सबसे पहले तो ये बात ऐसे करती है कि रेलवेज के अंदर जो पैसेंजर ट्रेन, देखो दो तरह की ट्रेन होती है, एक तो पैसेंजर ट्रेन और एक आप देखेंगे तो फ्राइट ट्रेन, जो कि भाड़ा उठाकर ले जाती है। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन के अंदर अगर हम देखें तो पैसेंजर ट्रेन रिवेन्यू बहुत कम जनरेट कर रही है, दे आर जनरेटिंग अ वेरी लो रिवेन्यू, बहुत कम रिवेन्यू जनरेट कर रही है, इस तरह की इनको ऑब्जर्वेशन हुई। तो इन्होंने बोला कि देखो भाई, इसका किराया अपन को बढ़ाना चाहिए, पर किराया बढ़ाएंगे तो लोगों को, जो गरीब लोग हैं वो ट्रेन में कैसे ट्रेवल कर पाएंगे, समझ में आ रहा है। अगर किराया बढ़ा देंगे तो ये ऐसे बोलते हैं कि भैया देखो एसी का किराया बढ़ा देता है,
एसी में तो गरीब लोग नहीं होंगे, तो एसी का किराया आपको बढ़ा देना चाहिए पैसेंजर ट्रेन के लिए, इस तरह से बोला गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। तो ये पूछा जा सकता है अपना, राइट। तो यहाँ पर देखो, make a comprehensive review of the passenger fares in different trains and the classes. Review AC class fares by aligning it with the cost incurred while keeping general class affordable. जनरल क्लास को तो अफोर्डेबल बनाए रखो, और एसी क्लास में इतनी सारी सुविधाएं दे दो, भैया चद्दर देते हो ओढ़ने के लिए, कंबल देते हो, ठीक है, तकिया देते हो, और पैसा बहुत कम लेते हो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा पैसा लेना चाहिए एसी क्लास के अंदर से, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने बोला नॉन फेयर रिवेन्यू जो है उसको भी बूस्ट करें टू 20% बाय 2030। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं, है ना, कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या बोल रही है। नॉन फेयर रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ट्रेन देखा होगा, तो ट्रेन के ऊपर बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट छपा होता है, एसबीआई का लोन ले लो, पीएनबी का लोन ले लो, इस तरह से, राइट। तो वो उसके बदले में पैसा देते हैं। वंदे भारत में कभी ट्रेवल करा होता है तो वंदे भारत के अंदर स्क्रीन जो लगी रहती है, राइट, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। तो वो क्या है, वो एक तरह से यहाँ पर पैसेंजर से ना लेकर यहाँ पर कहीं नॉन फेयर रिवेन्यू इसको बोलते हैं, नॉन फेयर रिवेन्यू। तो नॉन फेयर रिवेन्यू है ना, वो 20% से ज्यादा हमको करना पड़ेगा बाय 2030, इस तरह से इन्होंने इसके अंदर बताया। फिर मैंने आपको डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर समझाए थे बच्चों, डिटेल के अंदर, व्हाट आर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। इन्होंने ऐसे बोला कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाए, राइट। डिटेल में समझाया था आपको, वेस्टर्न, ईस्टर्न और 4 कॉरिडोर और थे अपने, वो सारे के सारे मैंने आपको बताए थे कौन से स्टेट में क्या से जा रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पर वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो क्रिएशन एंड एक्सपीडिशन ऑफ द न्यू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर टू इंक्रीज स्पीड, फ्राइट लोडिंग एंड अर्निंग, इस तरह से इसके अंदर बोला गया। रेलवेज के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लैंड एक्विजिशन की। तो उन्होंने बोला कि लैंड एक्विजिशन जो है, क्योंकि रेलवे लाइन को अगर एक्सपेंड करना होगा तो फिर लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, पर लैंड एक्विजिशन हो नहीं पाता है, जिससे क्या है, रेलवेज एक्सपेंड नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर कहा है कि कमिटी ने ये ऑब्जर्व करा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैंड एक्विजिशन, उनको मिल नहीं पाता, इसलिए हो जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, इस तरह से इसके अंदर बोला गया, राइट। फिर फोर्थ इसके अंदर बोला गया लो एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रेलवे रिसर्च फंड। रेलवे रिसर्च फंड है उसको कम उसके अंदर पैसा दिया जाता है और उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम किया जाता है। कमिटी रिकमेंडेड टू इंक्रीज स्कोप ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इंश्योर मॉडर्नाइजेशन एंड असिमुलेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए एक तरह से यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन और नई नई टेक्नोलॉजी को एसिमुलेट करें और मॉडर्नाइजेशन हमको यहाँ पर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट करना चाहिए। ऐसा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन यहाँ पर दी गई, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, राइट। और ये आप मेंस के अंदर भी लिख सकते हैं, हमारी रेलवेज के अंदर क्या क्या रिफॉर्म हम करें, वो आप मेंस के अंदर भी इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या होता है कि भैया देखो, इस धरती पे दो तरह के इंसान हैं, ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल है। तो मेल और फीमेल के अंदर कितना गैप है, राइट, कितना गैप है मतलब कितनी अपॉर्चुनिटीज को लेकर गैप है, राइट। उसको मेजर करने का जो इंडेक्स होता है वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होता है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है दैट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को। और उसके अंदर अभी हम देखेंगे कि भारत की क्या पोजीशन इसके अंदर रही है, राइट। तो सबसे पहले तो ये देख लो, आइसलैंड जो है ना वो नंबर 1 है। अच्छा, कैसे निकालेंगे सर ग्लोबल जेंडर गैप, कैसे निकालेंगे? 4 पैरामीटर होते हैं जो आपको याद रखना है, 4 पैरामीटर के बेसिस पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल जेंडर गैप का मतलब क्या है, इंसानों के बीच, मतलब मेल और फीमेल के बीच में कितना गैप है, राइट, कितनी अपॉर्चुनिटीज को लेकर गैप है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। और यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो पैरामीटर देखते हैं वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, कितना मेल को मिल रहा है, कितना फीमेल को मिल रहा है, ये देखा जाता है और उनके बेसिस पे फिर रैंकिंग निकाली जाती है। किसी कंट्री में एजुकेशन अटेनमेंट कितना है, राइट, किसी कंट्री में हेल्थ एंड सर्वाइवल कितना है, मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, और उनके बीच में गैप कितना है, उसके बेसिस पे बताया जाता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इन सबको इसके अंदर देखा जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो 68.5% का है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, राइट, जिसके अंदर हम देखें तो पूरे ग्लोब का इसके अंदर निकाला जा रहा है, राइट। फिर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स, है ना, एजुकेशन अटेनमेंट सब इंडेक्स, हेल्थ एंड सर्वाइवल सब इंडेक्स, पॉलिटिकल सब इंडेक्स, ये पूरे वर्ल्ड का है। पर वर्ल्ड से हमको कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, राइट। लेवल्स के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो है, काफी चीजें आपको ये याद रखनी है बस कि आइसलैंड जो है वो टॉप कर रहा है, 146 कंट्रीज में निकाला जाता है।
और शेयर ऑफ द वीमेन्स इन द पार्लियामेंट्री पोजीशन हैज शोन एन ऑलमोस्ट अनइंटरप्टेड पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी सिंस 2006। 2006 से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। पार्लियामेंट्री पोजीशन उसके अंदर हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है। एट द करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस इट विल टेक 134 ईयर्स टू रीच द फुल पैरिटी। ये एक डेटा और है जो आपको इसके अंदर लर्न रखना है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। प्लस इतना डीप के अंदर, ग्लोब के अंदर तो नहीं जाएंगे, ठीक है, की फाइंडिंग ग्लोबल, ग्लोबल के अंदर नहीं जाएंगे, बट इंडिया के अंदर आपको हर कुछ याद रखना है। तो इंडिया के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द थिंग, ठीक है। 2024 का एडिशन है। 0.641 इसका स्कोर है हमारा भारत का, ठीक है। तो जीरो का मतलब क्या होता है कि कुछ भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो इसके अंदर दिक्कत है। ग्लोबल जेंडर गैप इज देयर, ठीक है। पैरिटी का मतलब, पैरिटी का मतलब वन, वन का मतलब इतना ज़्यादा ग्लोबल जेंडर गैप नहीं है। तो हमारा है 0.641, ठीक है। हमारी रैंक निकली है वो 129th रैंक हमारा यहाँ पर निकला है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ अटेनमेंट और पॉलिटिकल, वो सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। इन सब को अपन को याद रखना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा हमको याद रखना पड़ेगा। एक और चीज हमको याद रखनी पड़ेगी, जब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं तो इसका मतलब ये सब आता है। 1 2 3 4 5, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में कितना गैप है, वेज इक्वलिटी फॉर सिमिलर वर्क के अंदर कितना है, ठीक है, कितनी इक्वलिटी है, एस्टिमेटेड अर्नड इनकम, कौन मेल कितना कमाता है, फीमेल कमाते हैं, लेजिस्लेटर, सीनियर ऑफिशियल्स और मैनेजर्स कितने हैं, प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल वर्कर्स, ये इसके अंदर। तो क्या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी काउंट करा जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर? तो हाँ भाई, करा जाता है। इसी तरह से एजुकेशन के अंदर ये सब चीजें देखी जाती है, हेल्थ के अंदर ये देखा जाता है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में कितनी वीमेन पार्लियामेंट में है, कितनी मिनिस्ट्रल पोजीशन में है, ईयर्स विद द फीमेल मेल हेड ऑफ द स्टेट कितनी रही है, राइट। वो सब चीजें इसके अंदर देखा जाता है, ठीक है। इंडिया के अगर हम फाइंडिंग्स देखें तो इंडिया की फाइंडिंग के अंदर इंडिया की 129th रैंक आई है भाई, रैंक 127 इन 2023। अब हमारी रैंक थोड़ी सी पीछे चली गई, एंड फिफ्थ इन द साउथ एशिया आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान के बाद हमारा रैंक आता है, ठीक है। मतलब बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान हमसे आगे हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के रिपोर्ट के अंदर, राइट। शेयर ऑफ ह्यूमन्स आर हाई इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन एनरोलमेंट, ठीक है। स्मॉल डिक्लाइन इन द एजुकेशन अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। किसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है? एजुकेशन अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। जबकि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के अंदर इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला, राइट। तो ये सब फाइंडिंग्स मैंने आपको यहाँ पर लिख दी हैं, इन सबको आपको याद रखना है, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। खत्म करने से मैं पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम आपके लिए एक फिलोसफी ऑप्शनल का कोर्स लेकर आए हैं। पर ये जो कोर्स होगा दैट विल गेट, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 15th जून से। और हमारा पूरा फोकस रहेगा कि 3 महीने में आपको इतना परफेक्ट बना दें कि आप 280+ मार्क्स यहाँ पर लेकर आए, ठीक है। और इसके अंदर स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम विल आल्सो बी देयर। सभी बच्चों को ये फिलोसफी ऑप्शनल का कोर्स ज्वाइन करने की मैं हिदायत देता हूँ, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। फिलोसफी ऑप्शनल अपने आप में बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा, प्लस एक तरह से इसको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, है ना। दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका भी आपको इसके अंदर से हम सिखाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।